हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जो है क्लास 27 के बारे में। इससे पहले भी जो है वो 26 क्लासेस प्लस कुछ अदर वीडियोस जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर की तरफ लिंक मैं डाल रहा हूं, यहाँ वाले सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट को डायरेक्टली चेक कर सकते हो। एचपी जो है आईटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सारी वीडियोस को जो है वो आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको इसमें याद रखने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेस्ट सीरीज जो है वो एचपी जो है एग्जाम की चली हुई है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है सिलेबस मिलता है 170 क्वेश्चंस का, जिसमें से आपके 120 कंप्यूटर के होते हैं और बाकी 50 जो है वो आपके मिसलिनियस होते हैं, जो भी सिलेबस आपका एचपीएसएससी के द्वारा दिया गया है। तो इसका प्राइस जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है परीक्षा ऐप के द्वारा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर, ठीक है, तो आप जो है अभी ज्वाइन करके आपको फायदा है, क्योंकि बाद में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अभी आपको 150 रुपए में जो है वो 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और हो सकता है कि इसमें 10 जो है वो और ऐड कर दिए जाए। तो आपको अगर आप परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर आप जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है आपको, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। तो अगर आपका मूड है ज्वाइन करने का तो आपको अभी ज्वाइन करके फायदा है, ठीक है। 25 और 27 के अराउंड जो है वो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे बाद फिर आपको उसी रेट में परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, बहुत से लोगों ने सुना होगा, ओएस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका कंप्यूटर हो चाहे आपका मोबाइल हो, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत मेजर रोल है, ठीक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी आपका जो कंप्यूटर हो चाहे आपका मोबाइल हो वर्क नहीं कर सकता। ऑपरेट से ही आपको पता लग रहा हो कि किसी चीज को ऑपरेट करना, चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे आपका मोबाइल हो, उसको पूरे को ऑपरेट करना किसका काम होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। अगर बात करें हम डेफिनेशन के टर्म्स में, तो इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, जो आपका यूजर होता है और आपका कंप्यूटर होता है, उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी इन दोनों का जो है वो लिंक बनाता है आपस में, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैनेजेस करता है कि सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, जितने भी आपके एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर होंगे और जितने भी हार्डवेयर होंगे, उनको मैनेज करना किसका काम होता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल से समझिए, ये आप यूजर हो, ठीक है, और ये है आपका सिस्टम। तो अगर आपको कोई भी कमांड देनी है तो डायरेक्टली आपकी कमांड जो है वो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होगी, वर्क नहीं करेगी, इसके लिए जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर से आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि वर्क करवाता है। और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है, ज्यादा किसी डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, कि जितने भी कंप्यूटर का ऑपरेट किया जाता है, यानी कि जितने भी काम होते हैं वो सभी करवाए जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए आप कोई प्रिंट की कमांड देते हो, ठीक है, तो वो प्रिंट की कमांड जो है वो किसके द्वारा वर्क करवाई जाएगी, वो करवाई जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में मेमोरी फुल हो जाती है, मेमोरी फुल का आपके पास एक जो है वो नोटिफिकेशन आता है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो फुल हो चुकी है, तो ये भी नोटिफिकेशन आप तक कौन पहुंचाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ऑब्वियस बात है ना, कि जो ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर को अच्छे से, वही सारी चीजों की जो है वो जानकारी रखेगा, कि कहां पर किस चीज को सेव करना है, कौन सी नोटिफिकेशन को कब भेजना है, सभी कुछ। तो वो क्या काम किसका होता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आई थिंक आप ये क्लियर समझ गए होंगे कि बेसिक सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसका मेन चीज क्या होती है। इसका मेन चीज होता है कि इंटरफेस की तरह जो है वो एक्ट करना, किसके बीच में, यूजर के बीच में और आपके कंप्यूटर डिवाइस के बीच में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल होता है, तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही उसमें से निकाल दे तो वो तो एक डब्बा रह गया ना, खाली डिवाइस रह गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। बाकी ज्यादा इसकी डेफिनेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा उससे कोई काम नहीं है, हमें सिंपल सा समझ आना चाहिए था। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि इसके मेनली जनरल फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होगा वो होगा आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। जितने भी कंप्यूटर के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनको सब की मैनेजमेंट कौन करता है, वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजेस करता है, ठीक है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि पूरा ऑल कंप्यूटर को जो मैनेज करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये आई थिंक आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा, दोबारा आपको समझाने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, क्योंकि इतना तो ये बेसिक सी चीज है कि जो भी मैंने आपको बोल दिया कि कंप्यूटर के जितने भी वर्क होते हैं उनको कौन ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको समझ आ रहा होगा, ऑपरेट वर्ड यूज हुआ है कि जो सभी चीजों को ऑपरेट करता है। आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपके अंडर 100 वर्कर हैं, ठीक है, आप उनको जो है वो हेड की तरह ऑपरेट कर रहे हो, आप उनका सारा काम देख रहे हो कि कौन सी फाइल कहां पर जानी है, ठीक है, तो वहां पर आप मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे हो, यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो ये ही काम जो होता है वो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। तो आप आई थिंक समझ ही होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि मैक्सिमम यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल कंप्यूटर्स में जो है वो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, वो हो रहा है आपका विंडोज, ठीक है। जब भी आप किसी सिस्टम को ऑन करते हो सबसे पहले एक्टिव होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियस बात है कि जो ऑपरेट कर रहा है वही सबसे पहले एक्टिव होगा। तो आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो सबसे पहले लिखा आता है विंडोज, ठीक है, जब भी ओपन होता है। मोस्ट कॉमन जो आजकल यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका विंडोज। वैसे मैक भी यूज किया जाता है, बट मैक्सिमम जो की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में आपको मिलेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कैसे वर्क करता है, यूजर अपनी कमांड देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किस तरह से वर्क कर रहा है करना है वो कंप्यूटर को बताता है, ठीक है, और सारा कुछ जो भी उसका ऑपरेट करने का सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है आज के टाइम में वो कौन सा है, तो वो है आपका विंडोज, ठीक है। विंडोज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पूरे कंप्लीट नेम की इसकी बात करें तो एमएस विंडो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो इसका पूरा नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। इसके अनाउंसमेंट की अगर बात करें, घोषणा की, तो 1983 में इसकी घोषणा की गई थी कि हम जो है वो विंडोज जैसा कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। बट इसका जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था वो 1985 में किया गया था, जिसको बोला जाता है विंडो 1.0। बहुत सारे वर्जन जो है वो विंडोज की यूज किए जाते हैं। अगर लेटेस्ट की बात करें तो विंडो 10 आप यूज करते होंगे, ठीक है। वैसे तो 7 भी यूज कर रहे हो, 8 भी कर रहे हो, बट लेटेस्ट वर्जन जो यूज कर रहे हो वो आप 10 यूज कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहला आया था 1.0 जो कि ज्यादा कामयाब नहीं रहा था, बट फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विंडो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, वो सबसे पहले कब जो है वो फर्स्ट वर्जन उसका कब निकाला गया था, तो 1985 में निकाला गया था, ठीक है। और इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी 1983 में। अनाउंसमेंट बहुत कम पूछी जाएगी, बट आपसे फर्स्ट वर्जन पूछा जा सकता है। अब सोचने वाली बात यहां पर एक बनती है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का आया था वो आया था आपका 1985 में, तो क्या इससे पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था MS डॉस, ठीक है। आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां पर अगर बात करें MS विंडो की, तो इनमें क्या फर्क था, क्यों इसको चेंज किया गया, इसके बारे में हम पर बात करोगे। तो MS विंडो की अगर बात करें तो ये था आपका GUI, ठीक है, GUI। और अगर MS DOS की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये था आपका TUI, ठीक है। TUI बोल लीजिए या फिर CUI बोल लीजिए, बात करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। MS विंडो की बात करें तो वो था आपका GUI, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसमें होता क्या था, यहां पर आपके जो है वो आइकन्स को जो है वो लॉन्च किया गया था, यानी कि आपको जो है वो आइकन्स दिखेंगे और साथ में माउस भी जो है वो आपका यूज में लाया गया था। आप आइकन्स पे क्लिक कीजिए और अपनी कमांड दीजिए, ठीक है। तो ग्राफिकल से आप समझ गए होंगे कि यहां पर पिक्चर्स जो है वो यूज की जाती थी इन द फॉर्म ऑफ आइकन, ठीक है जी। और अगर बात करें आपकी MS DOS की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहां पर यूज होता था आपका TUI, यानी कि TUI का मतलब है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, या फिर CUI का आपका करैक्टर यूजर इंटरफेस। यहां पर कोई भी आइकन्स वगैरह नहीं होते थे और ना ही इस समय में जो है वो माउस का आविष्कार हुआ था। तो यहां पर आपको जो भी कमांड देनी पड़ती थी वो आपको कीबोर्ड के थ्रू देनी पड़ती थी, ठीक है। आपको कुछ भी कमांड देनी है तो आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, यहां पर उसी का मतलब है टेक्स्ट। यहां पर कोई भी ग्राफिकल पिक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलती थी। आप जो भी कमांड दोगे, आपने कुछ भी किसी को ओपन फोल्डर को ओपन करना है या फिर कोई भी कमांड देनी है, आपने किसी को रन करना है प्रोग्राम को, तो आप कंप्यूटर से यानी कि कीबोर्ड से उसको पहले टाइप करोगे, उसके बाद जो है एंटर करके कमांड दी जाएगी, ठीक है। तो ये फर्क था आपका विंडोज से पहले जो यूज होता था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर जो है वो आपके आइकन्स वगैरह और ना ही उस समय माउस जो है वो उपयोग में लाए गए थे,
ठीक है, तो ये चीजें जो है वो डायरेक्टली कीबोर्ड से होती थी और TUI और CUI जो है वो आपका इंटरफेस यूज होता था। बट जैसे ही MS विंडो आया 1985 में, उसके बाद GUI का यूज होने लगा, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जिसमें आपके आइकन्स आए और माउस का भी उपयोग होने लगा। तो माउस के द्वारा जो है आप डायरेक्टली कमांड दे सकते रहो, उससे पहले कमांड दी जाती थी आपकी कीबोर्ड से। तो ये फर्क आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो आपकी चीजों को जो है वो यूज में लाया गया और कंप्यूटर जो आपकी सिस्टम था उसको धीरे धीरे जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। बात करते हैं आगे की, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। जनरली अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, आप बुक्स में देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग जो है वो टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर मैंने 6 ऐड किए हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नेक्स्ट है आपका सिंगल यूजर प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, सॉरी प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएंगी, बट जिनको नहीं हुई है उनको मैं बता देता हूं एक एक एक्सप्लेन करके। मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा होगा, बैच प्रोसेसिंग, जो भी आपकी प्रोसेसिंग होगी किसी भी प्रोग्राम की, वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी बैच में। ठीक है, यानी कि एक नहीं, आधा नहीं, 2-4 जो है वो आपके प्रोग्राम्स एक साथ जो है वो बैच में लगाए जाएंगे, उसके बाद जो है उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द जॉब्स को यहां पर आप प्रोग्राम मान लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, जो आपके यूजर होते थे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। वो क्या करते थे, वो अपने किसी भी प्रोग्राम को जो है एक ऑफलाइन डिवाइस, जैसे कि आपका पंच कार्ड हो गया, उसमें प्रिपेयर करते थे, जितने भी उन्होंने प्रोग्राम करने हैं उनको सबको प्रिपेयर कर लेंगे और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर को उसको सबमिट कर देते थे। ठीक है, अब कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, उनको लाइन वाइज जो है वो शेड्यूल कर देता था, फिर क्या होता था कि एक एक करके जो है उसको प्रोसेस करता था कंप्यूटर। अब यहां पर एक चीज देखने वाली ये थी कि मान लीजिए आपका फर्स्ट जो आपका प्रोग्राम है उसको टाइम बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको टाइम लगेगा आपका 1 घंटा, ठीक है, या 1.5 घंटा लगता था, और नेक्स्ट वाले को लगेगा आपका 25 मिनट। बट पहले क्या होता था कि इसमें जो पहला होगा, जो पहले लगा दिया, उसको जो है वो पहले एग्जीक्यूट करवाया जाएगा जब तक उसका टाइम खत्म नहीं होता था, उसके बाद ही जो है वो दूसरे को एग्जीक्यूट किया जाता था। ठीक है, तो ये एक आप तरह से ड्रॉबैक समझ लीजिए। ठीक है, वन टास्क इज कंप्लीटेड इन वन टाइम, वन टास्क को जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो कंप्लीट किया जाता था। जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका कोई भी दूसरा टास्क जो है वो नहीं लगाया जाएगा। एग्जांपल है आपका यूनिक्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है, उनको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा कि कौन कौन से एग्जांपल है, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आप प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनको बैच वाइज करवाया जाता था, बट यूजर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पर अपना जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। आपको एक ऑफलाइन चीज, यानी कि जैसे पंच कार्ड हो गए, उस पर अपने प्रोग्राम को जो है, चाहे 1 हो 2 हो, जितने भी हो, उनको जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता था और कंप्यूटर ऑपरेटर को उसको देना पड़ता था। ठीक है, तो ये हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक इमेज देख लीजिए, इस तरह का पूरा आपका शेड्यूल होता था। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप्स यूनिट है, कंट्रोल कंसोल्स है, कार्ड पंच है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं। तो आपको जो भी प्रोग्राम आपका रन करवाना है, आप एक उसको प्रिपेयर करके इनको दे दोगे और ये उस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से सिंगल यूजर से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जो है वो एक सिंगल यूजर ही वर्क करेगा। तो पहली लाइन की बारे में बात करें तो अलोज ओनली वन यूजर एट अ टाइम, ये सिर्फ जो है वो एक ही यूजर को अलो करता था एक टाइम में। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स आर सिंगल यूजर। ठीक है, जो भी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिंगल यूजर के लिए होते हैं। मैनेज ओनली वन टास्क एट अ टाइम, ये भी जो है वो एक टास्क को ही एक टाइम में मैनेज करता है, बट इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हो। एग्जांपल MS DOS, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडो 9X। ठीक है, और भी एग्जांपल जो है वो आप गूगल वगैरह से देख लीजिएगा, बट इसमें सिंपल सा ये है कि इसको एक ये सिंगल यूजर है, सिंगल यूजर ही वर्क करेगा। ठीक है, बट आप इसमें ये कैसे जो है बैच प्रोसेसिंग से डिफरेंट है, तो इसमें आप डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते, तो यही जो है वो इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट की बात करें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी यूजर से आपको समझ गए होंगे वहां सिंगल था या मल्टी है। अलो मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम को करंटली। ठीक है, मल्टीपल यूजर को जो है ये अलो करता था कि वो कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए सेम टाइम में, सेम डाटा एंड सेम एप्लीकेशन टू बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर एट सेम टाइम। ठीक है,
एक ही तरह का डाटा और एक ही तरह की एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेस की जाती थी मल्टीपल यूजर्स के द्वारा सेम टाइम में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, मल्टीपल यूजर से ही इसका मिनी और मेन फ्रेम जो आपके कंप्यूटर होते थे उनमें ज्यादातर इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे, और जो यूजर्स होते थे वो कम्युनिकेट भी कर पाते थे एक दूसरे से। ठीक है, आप किसी सेम चीज को, एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो या सेम डाटा को यूज कर रहे हो तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाओगे। एग्जांपल है लिनक्स यूनिक्स वर्चुअल मेमोरी सिस्टम जो कि 1979 में आया था, इसका एक एग्जांपल है। और यूनिक्स की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम था। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कहीं बार की जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, वो है आपका यूनिक्स। ठीक है, तो ये भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूजर 1 है, ठीक है, ये यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 है, यूजर 5 है। जो आपकी मल्टी यूजर वाला होता था, इसमें बहुत सारे यूजर होते थे और आपके डायरेक्टली एक ही एप्लीकेशंस को या सेम डाटा को जो है वो यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी जो है वो इसको कहा जाता था। टू और मोर प्रोसेसर्स फॉर अ सिंगल रनिंग प्रोसेस। ठीक है, कोई भी आपका सिंगल रनिंग प्रोसेस होता था उस पर जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर जो है वो वर्क करते थे। ईच प्रोसेसर वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम टास्क और टू और मोर डिफरेंट टास्क। ठीक है, अब कोई भी आपका काम चल रहा है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट पर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि जो आपकी प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलल में जो है वो वर्क करती है। इसको क्यों यूज किया जाता था? ताकि पावर जो है कंप्यूटर्स की उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लिनक्स यूनिक्स विंडोज 7 जो है वो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा आई थिंक इजिली समझ। बाकी अगर नहीं आया तो आप वीडियो को जो है वो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। बात करें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, टाइम शेयर करना, टाइम को शेयर करना। ठीक है, तो ये अलो करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स टू साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को जो है वो यूज कर पाते हैं। प्रोसेसर टाइम इज डिवाइडेड अमंगस्ट डिफरेंट टास्क। दिस डिवीजन ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोसेसर है और अलग अलग जो है वो डिफरेंट टास्क हैं, तो ये अपना टाइम जो है वो सब में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कि किस किस को जो है वो एक एक टाइम देना है। अब ये जो है वो बहुत ही कम माइक्रो सेकंड में होता है। ठीक है, और ये सभी के बीच में वो जो है वो टाइम टू टाइम स्विच करता रहता है सभी के काम करने के लिए। ठीक है, तो प्रोसेसर स्विचेस रैपिडली बिटवीन वेरियस टास्क, यानी कि इतनी जल्दी स्विच करेगा कि आपको पता नहीं लगेगा, और सभी जो टास्क होंगे उसमें अपने टाइम को जो है वो डिवाइड कर देगा। इसी का नाम है जो है टाइम शेयरिंग। आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम इज ओवर, CPU शिफ्ट टू नेक्स्ट टास्क इज वेटिंग। जैसे ही एक का काम खत्म होगा ये नेक्स्ट पे जो है वो शिफ्ट कर देगा। वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स जो है वो यूज्ड की जाती है। ठीक है, और जो ये अपना टाइम को डिवाइड करता है, इसी के कारण जो है इसको टाइम शेयरिंग जो है वो कहा जाता है। इट कैन बी बोथ सिंगल और मल्टी यूजर। जो भी आपका सिंगल और मल्टी यूजर है ये दोनों हो सकता है टाइम शेयरिंग। एग्जांपल यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, विंडो 2000, विंडो एनटी, टॉप्स 10, टॉप्स 20 और मल्टिक्स जो है वो इसके एग्जांपल है। ठीक है, बाकी आप गूगल पर और सर्च कीजिएगा। तो टाइम शेयरिंग में क्या है कि जितने भी आपके जो भी टास्क होंगे उनमें जो है वो प्रोसेसर अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर देगा। एक इस तरह से देख लीजिए, मान लीजिए आपका ये सीपीयू है और ये सभी यूजर्स हैं, तो ये क्या करता है कि अपने टाइम को सब में डिवाइड करता है। अभी जो है ये ब्लैक वाला है, ये इस पर वर्क कर रहा है, तो जैसे इसका काम होगा ये स्विच कर लेगा इसके ऊपर, फिर ये स्विच इसके ऊपर करेगा, ये स्विच इसके ऊपर करेगा दोबारा से सीपीयू, फिर इसके ऊपर, यानी कि सभी के टास्क को ये एक ही टाइम में जो है वो आपका वर्क करेगा। ठीक है, और ये इतनी रैपिडली स्विच करता है कि आपको जो है वो पता नहीं लगेगा। ठीक है, बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको RTOS भी बोला जाता है। तो इसको जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक टाइप का, डिजाइन फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक रोबोटिक्स। ठीक है, अब रियल टाइम से आपको समझ गया होंगे कि जिसमें आपको रियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, उसमें जनरली जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि रोबोटिक्स की एप्लीकेशन जो होती है उसमें ये जो है वो यूज किया जाता है। द टास्क हैव टू डन विद इन अ फिक्स्ड डेडलाइन। इसकी एक फिक्स्ड डेडलाइन होती है जिसमें जो है वो टास्क को खत्म करना होता है। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो रियल टाइम दिया गया है उसमें ही जो है वो टास्क को खत्म करना पड़ता है। सिस्टम परफॉर्मेंस इज गुड इफ टास्क इज फिनिश्ड विद इन दिस डेडलाइन। अगर जो है वो डेडलाइन के अंदर जो है वो खत्म हो जाता है तो उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को गुड माना जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस सिचुएशन को जो है वो डेडलाइन ओवररन कहा जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डेडलाइन
ओवर रन टर्म जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज फ्लाइट रिजर्वेशन। अब फ्लाइट रिजर्वेशन आप करवाते हो, टिकट बुक करवाते हो, तो वो रियल टाइम होती है। जैसे ही आप टिकट बुक करवाते हो वैसे ही आपकी टिकट बुक हो जाती है, रियल टाइम सारा प्रोसेस चलता है। या फिर मिलिट्री की एप्लीकेशंस है, या फिर आप सिनेमा हॉल की टिकट बुक करवा रहे हो, तो जो भी है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें वर्क करते हैं। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी एमसीक्यूज के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, कुछ भी बच जाता है तो उसमें कवर करवाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।